सो एक बजटिंग का क्वेश्चन हमारे पास, पेज 100 है हमारे पास बजटिंग के नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 3। पेज 100 पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक बजटिंग का छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा। आज ये कवर करेंगे और इस तरह से आगे भी आने वाली कुछ 4-5 क्लासेस में और हम बजटिंग का एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। आप अपनी रूटीन में जो तैयारी चल रही है, जो रिवीजन चल रही है, उसको मेंटेन रखें, उसमें कोशिश करें टारगेट बना के चलें। थ्योरी के चैप्टर हैं तो डेली 2 किए जा सकते हैं, न्यूमेरिक हैं तो डेली 1 मस्ट करके साथ उसका टेस्ट देंगे तो तैयारी की तसल्ली हो जाएगी। हाँ, अगर टेस्ट पीछे दे दिए फिर तसल्ली है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं दिए तो आपको देना पड़ेंगे तसल्ली करने के लिए। हाँ, बाकी डेली 1 घंटा आपने बजटिंग के लिए रखना है, 1 घंटा बजटिंग के लिए रखना है, क्योंकि बजटिंग से 10 को नंबर का क्वेश्चन मस्ट है ही है। तो अगर हम 4-5 दिन इस तरह से 1 घंटा बजटिंग को दे देते हैं तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। क्यों, ये 10 नंबर अगर हम पूरे ले लेते हैं तो पेपर पास करना इजी हो जाएगा। क्यों, थ्योरी में से अगर कोई कमी बेशी भी हुई तो यहाँ से मार्क्स हमें एज दे जाएंगे। सो क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पेज 100 में, शाहिद लिमिटेड के नाम से। करना क्या आपको जी, प्रिपेयर करना है बजटेड P&L फॉर द ईयर एंडेड 2010-2011। बजटेड P&L बनाना है, P&L सेल माइनस सारी की सारी कॉस्ट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता P&L का। हाँ, क्वेश्चन के अंदर अगर उसने दिया हो तो उसके अकॉर्डिंगली चल जाना है, अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बस सेल कैलकुलेट करें और जितने भी खर्चे हैं सारे इकट्ठे उसमें से बारी बारी माइनस करें, एंड पे आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या। शाहिद लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फुटवेयर। तो कंपनी जूते बनाती है, बना के सेल करती है, क्या ख्याल है? The company sells its products through company operated retail outlets as well as through distributors. तो कंपनी चीज़ें बेचती है कैसे? रिटेल आउटलेट्स के थ्रू भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी। डिस्ट्रीब्यूटर्स में कोई ABC स्टोर है तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें बिक रही हैं। लाइक बाटा की हम बात करें, सर्विस की बात करें तो अपने रिटेल आउटलेट्स भी हैं, लेकिन छोटे शहरों में जाएँ तो वहाँ पे दूसरी दुकानों पे भी इनके जूते बिक रहे होते हैं। तो वो कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। The management is in the process of preparing the budget for the year 20x0, 20x1, mean 2010-2011 on the basis of following information. क्वेश्चन में जाने से पहले कोई 1-2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँ मैं ज़रा। इधर देखिएगा ज़रा। सपोज एक कंपनी है, उसकी सेल है एक कंपनी की सेल है सपोज 100, ठीक हो गया। उसकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो है सपोज 80, प्रॉफिट कितना आया? 20 का, क्या कह रहा है? अब ये कंपनी सपोज डिस्काउंट देती है, ये कंपनी क्या करती है? कोई 10% सेल पे डिस्काउंट देती है, 10% सेल पे डिस्काउंट देती है। अब उस डिस्काउंट की 2 तरह से रिकॉर्डिंग हो सकती है। पहली रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है कि आप क्या करो, सेल जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ 90 लिख लो, कॉस्ट आपकी जो है वो कितनी रहेगी? 80 ही रहेगी, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10। एक मेथड तो ये है डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का, ठीक हो गया। मीन ये पहले केस में डिस्काउंट नहीं था, इधर दूसरे केस में क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया ऑन सेल एट द रेट ऑफ 10%, ठीक हो गया। दूसरी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है कि सेल आपने जो है वो 100 से ही रिकॉर्ड की, कॉस्ट आपने जो है वो 80 से रिकॉर्ड की, 20 आपके पास आ गया GP। आप उसके बाद क्या करो? डिस्काउंट माइनस करो 10 का, तो आपके पास जो है वो एंड पे प्रॉफिट क्या बच गया? 10 ही बच गया। ये बात समझ आती है? ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? ये वाला, ये वाला? तो ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है इसकी निस्बत कि सेल आप नेट पे लिखो, सॉरी ग्रॉस पे लिखो। क्यों? कॉस्ट सपोज आपकी 80% है, कॉस्ट आपकी 80% है, तो सेल आप 100% पूरी लिखो, कॉस्ट 80% लिखो, और जो डिस्काउंट है इसको बाद में जाके माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है मार्जिन और एक चीज़ होती है मार्कअप। क्या ख्याल है? कंपनी चीज़ें बेचती है ऑन मार्जिन ऑफ कितना? 120%।
कंपनी चीज़ें बेचती है ऑन मार्जिन ऑफ 120%। तो मार्जिन जो है वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सेल पे कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन ऑलवेज सेल पे कैलकुलेट किया जाता है। मार्कअप, सपोज 120% मार्कअप है तो ये ऑलवेज ऑन कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझ आती है। मीन मार्जिन में सेल को आप 100% लोगे, सेल को आप 100% लोगे और बीच में से कॉस्ट निकालोगे। जबकि मार्कअप में ऑन कॉस्ट है तो आप कॉस्ट को 100% लोगे, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 120, तो सेल कितनी होगी टोटल 220। ये बात समझ आती है। मार्जिन ऑन सेल होता है, मार्जिन ऑन सेल होता है जिसमें सेल को आप 100% लोगे, जिसमें सेल को आप 100% लोगे, माइनस कॉस्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। क्या कह रहा है, सपोज 120 नहीं से आप अगर 20% करें, 20%, दिस मीन सेल आपकी क्या है 100, उसमें से कॉस्ट कितनी है आपकी 80, तो आपके पास मार्जिन कितना आ गया 20%। मीन ये ऑलवेज ऑन सेल कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम सेल को 100 एज्यूम करते हैं। मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, मीन मार्कअप है 120%, दिस मीन कंपनी की जो कॉस्ट है वो क्या है 100 है और मार्कअप कितना है 120 है, तो सेल कितनी होगी फिर 220। ये बात समझ आती है। मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है जिसमें हम कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे मार्कअप इतना है, कॉस्ट 100 है, तो सेल कितनी होगी। जबकि मार्जिन ऑन सेल होता है, सपोज 20% है, दिस मीन ऑन सेल है तो जिसके ऊपर है उससे हम 100 लेंगे, मीन सेल 100 है, मार्जिन 20 है तो कॉस्ट कितनी होगी फिर बीच में 80। मार्कअप के केस में आपने क्या करना है, ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट 100 है, मार्कअप कितना है 20% है, 120% है, तो इन दोनों को ऐड करें 100 प्लस जो भी मार्कअप है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। आ जाए आप क्वेश्चन की तरफ वापस। सो क्या करती है जी कंपनी, फुटवेयर सेल करती है और आपको बजटीड P&L बनाना है। थ्रू रिटेल भी कंपनी सेल करती है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेल करती है। प्रिपेयर द बजट फॉर द ईयर एंडेड, और हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एनुअल सेल प्रोजेक्शन। मेन विमेन इन कंपनी मेल के जूते भी बना के सेल करती है, फीमेल के भी बना के सेल करती है, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स उन्होंने कह दिया जी 1,20,000 नहीं 1.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो मेन के हैं और 500,000 मीन 0.5 मिलियन जो हैं वो विमेन के जूते सेल करती कंपनी। रिटेल प्राइस देखा जाए तो ₹1000 to 4000 है। ये क्या हुआ, मीन एक प्राइस हो तो चलो 120 से हम क्या करेंगे जी 1.2 मिलियन से वो प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसने ब्रैकेट दे दिया जी 1000 से 4000 तक, और विमेन की देखें तो 500,000 जूता टोटल बिकना है और प्राइस क्या है 800 to 2500, 800 to 2500। The previous pattern of sale indicate that 60% of units are sold at minimum price। oh yes, यहाँ पे उसने थोड़ी डिटेल दे दी कि पैटर्न ये कह रहा है कि 60% जो जूते हैं वो मिनिमम प्राइस क्या है 1000 पे मेन के और 800 पे वुमेन के सेल होते हैं। 10% यूनिट्स आर सोल्ड एट द मैक्सिमम प्राइस, तो ये तो टोटल सर 70% बन गया। मीन 60% जो है वो 1000 और 800 पे सेल होते हैं और 10% 4000 और 2500 पे सेल होते हैं। एंड द रिमेनिंग 30% एट द प्राइस 2000 एंड 1200 पर फुटवेयर फॉर मेन एंड वुमेन। तो एवरेज उसने ऑलरेडी निकाल के दे दी कि मेन जो है वो एवरेज 2000 है और वुमेन कितनी है 1200। तो यहाँ से हमें क्या मिला सर, सेल की इन्फॉर्मेशन मिली है। और क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर हम इसका एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करें कि जो मेन है उसकी टोटल सेल है हमारे पास 1.2 मिलियन, तो दिस मीन उसका जो 60% है वो एट द प्राइस ऑफ 1000 जो है वो पर यूनिट बिकती है। क्या ख्याल है, 10% जो है वो एट द प्राइस ऑफ 4000 पर यूनिट पे सेल होती है और रिमेनिंग जो 30% है वो कितने पे ऑन एवरेज 2000 पर यूनिट पे सेल होती है। तो मैन की सेल निकाली जा सकती है।
1.2 मिलियन है, इंटू 60% करेंगे, इंटू 1000 करेंगे तो एक अमाउंट ये आ गई। 1.2 मिलियन इंटू 10% इंटू 4000 करेंगे, एक अमाउंट ये आ गई। और 1.2 मिलियन इंटू 30% करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2000 तो एक अमाउंट ये आएगी। तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास मैन की सेल आ जाएगी। क्या कह रहा है? उस तरह से वुमेन की सेल भी हम निकाल सकते हैं। और वुमेन की सेल है कितनी टोटल? 500,000। 500,000 का 60%, 10% और 30%। और 60% जो है वो सेल होती है किस पे? 800 पर यूनिट पे। 10% सेल होती है किस पे? 2500 पर यूनिट पे। और ये 1200 पर यूनिट पे। क्या ख्याल है? तो सेल हम इस तरह से निकाल लेंगे, मैन की भी और वुमेन की भी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। It has estimated that 30% of the units would be sold through distributor. मीन्स सेल का 30% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल होता है। दिस मीन्स 70% आउटलेट्स के थ्रू सेल होता होगा। फिर क्यों? दो तरह से सेल होती है। क्या कहला? Who are offered 20% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस, और उन्हें 20% कमीशन भी दी जाती है। क्या कहला? द रिमेनिंग 70% विल बी सोल्ड थ्रू कंपनीज ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट। के लाइन आप सर ना भी लिखते तो फिर भी हमारा दिमाग यही कहता था कि 70% फिर रिटेल आउटलेट के थ्रू सेल होता है। दिस मीन ये क्या है? कोई कमीशन कॉस्ट है? पहला कमीशन कॉस्ट है। कैसे निकाली जाएगी? सेल जो है जो भी हम टोटल निकालेंगे उसका पहले हम लेंगे जी 30%। क्या ख्याल है? और फिर कमीशन आप देती कितने हो? 20% सेल का। तो इनटू क्या कर देंगे? 20% कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कमीशन आ जाएगी। एक खर्चा कमीशन। द कंपनी ऑपरेटेड 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री। 22 आपके आउटलेट्स हैं, आउटलेट्स जिनके थ्रू आपकी 70% सेल होती है। द फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट आर 1.2 मिलियन पर मंथ एंड इंक्लूड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरीज एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ से कोई फिक्स कॉस्ट आपकी निकलेगी शायद। क्या ख्याल है? फिक्स कॉस्ट आपकी निकलेगी। कैसे निकलेगी? 22 आउटलेट है और कितनी? 1.2 मिलियन जो है वो पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे तुम्हारे पास ये कॉस्ट में निकल आएगी। कैलकुलेट करके देखिएगा कितनी बनती है। कितनी? 316.8 मिलियन। ठीक हो गया? सो सेल मिल गई हमें। कमीशन की कॉस्ट कैसे निकालनी है वो हमने देख ली, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है वो देख ली। कहते हैं सेल थ्रू कंपनी आउटलेट इंक्लूड। सेल थ्रू कंपनी आउटलेट इंक्लूड। आउटलेट के थ्रू कितने % सेल होती है आपकी? 70%। दिस मीन ये बात हो रही है किस चीज़ की? सेल इंटू 70% की। ठीक हो गया? सेल थ्रू कंपनी आउटलेट इंक्लूड सेल ऑफ कट साइज फुटवेयर। व्हाट इज मीन बाय कट साइज फुटवेयर? कट साइज फुटवेयर, कट साइज मीन कुछ जूते ऐसे होते हैं जिसका सपोज एक पाँव जो है सपोज 9 नंबर किसी दूसरे कस्टमर की तरफ चला गया, तो पीछे हमारे पास एक 9 नंबर पड़ा, एक 10 नंबर पड़ा है, उन्हें क्या नाम दिया जाए? कट साइज। या कुछ जूते ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान को थोड़ा बहुत जूता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा रह जाता है, किसी की हील जो है वो थोड़ी सी टूटी रह गई, किसी के नीचे जो है वो थोड़ा सा क्रैक रह गया, तो ये क्या है? कट साइज फुटवेयर। मीन जिनके साइजेज जो हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ठीक हो गया? या होता 8 नंबर है लेकिन वो 8 नंबर जिसका पाँव है उसको तंग आ रहा होता है, मीन हो सकता है 7.5 नंबर है। या 8 नंबर वाले को खुला आ रहा है, 8 नंबर उसे छोटा आ रहा है और उसे खुला आ रहा है, जिसमें 8.5 नंबर बन गया। नॉर्मली 8 और 9 नंबर होता है। तो ये क्या है? कट साइज फुटवेयर हैं विच आर सोल्ड एट 40% बिलो द नॉर्मल रिटेल प्राइस। तो उन्हें हम क्या करते हैं? नॉर्मल जो रिटेल प्राइस है उससे 40% बिलो पे सेल करते हैं। एंड रिप्रेजेंट 5% ऑफ टोटल सेल ऑफ द रिटेल आउटलेट। और रिटेल आउटलेट का 5% ये हैं। तो रिटेल आउटलेट कैसे सेल कैसे निकलेगी? सेल्स इंटू 70%। क्या कहला है? इसका 5% मल्टीप्लाई बाय 5%। क्या कहला है? किस प्राइस पे आप सेल करते हो? 40% पे।
क्या ख्याल है? तो आपके पास क्या आ जाएगी? कट साइज़ का लॉस आ जाएगा। क्या ख्याल है? लॉस या डिस्काउंट ऑफ कट साइज़ आ जाएगा। ये भी कॉस्ट है, कॉस्ट है ये। क्या ख्याल है जी? सेल मिल गई हमें और हमें क्या मिल गया? कमीशन कॉस्ट मिल गई, कमीशन, और हमें फिक्स कॉस्ट मिल गई और हमें कट साइज़ का डिस्काउंट या लॉस मिल गया। द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज दिस? मार्जिन और मार्कअप? मार्जिन और मार्कअप, मार्जिन और मार्कअप क्या है ये? ऑन कॉस्ट है तो दिस मीन ये क्या है? मार्कअप है। 120% ऑन कॉस्ट है, दिस मीन कॉस्ट 100 है, तो आपकी सेल कितनी होगी फिर? 220। क्या कह रहा है? सो क्या कह रहा है? द कंपनी कीप्स अ सेल प्रॉफिट ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन while calculating the retail price। मीन वेरिएबल कॉस्ट की फिगर शायद यहाँ से निकलेगी, क्यों? मार्कअप कितना है? 120% ऑन कॉस्ट। तो अगर हमारे पास सेल की फिगर निकल आए तो हम क्या करेंगे? सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 डिवाइडेड बाय 120 के 220, क्योंकि सेल खुद कितनी होगी? 220%, कॉस्ट कितनी है? 100%। क्या ख्याल है? तो यूँ हमारे पास जो है वो क्या निकल आएगी? वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। क्यों? द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, मीन मार्कअप 120% है। तो अगर मार्कअप 120% है, कॉस्ट 100 है, तो सेल खुद कितनी होगी? 220। तो अगर सेल हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर 1 पॉइंट से, तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मीन कॉस्ट निकालनी है, और ये फिगर खुद सेल है कितनी? 220। R1 में ये चीज़ें पड़ी होंगी। क्या ख्याल है कि जो जितने % है उसको उतने पे डिवाइड करना है और जिस % में जाना है उसे मल्टीप्लाई करना है। क्या ख्याल है? तो हमने कॉस्ट निकालनी है वेरिएबल, और वो क्या है? 100%। सेल खुद कितनी फिर बन गई? 220%। तो इंटू 100 बाय 220 करेंगे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ आती है? फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस आर 45 मिलियन एंड 15 मिलियन पर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 45 जो है वो फैक्ट्री की और 15 हेड ऑफिस की पर मंथ है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे जी? 45 प्लस 15 दोनों को ऐड करेंगे और इंटू 12 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये भी एक और। तब अगर देखें हमारे पास क्या था? सेल था क्वेश्चन के अंदर, एक कमीशन एक्सपेंस है, हमारे पास कॉस्ट है, एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो आउटलेट्स की है, रिटेल आउटलेट्स की। उसके बाद हमारे पास कट साइज़ का डिस्काउंट या लॉस है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट है, किसकी? फैक्ट्री की और हेड ऑफिस की। तो सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कहना? इन इतना औखा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें जो मेन चीज़ थी ये सेल की कैलकुलेशन कैसे होनी है, या ये एक कट साइज़ की कैलकुलेशन कैसे होनी है, और अगर आप पढ़ के देखो तो उससे समझ आ जाती है कि क्या कैसे होना है। आ जाए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं जी। बजट शीट P&L हम बनाने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 20x0 to 20x1। क्या ख्याल है? कंपनी का नाम भी है शायद कोई शाहिद लिमिटेड। फिगर्स इन मिलियन ले लें। क्या ख्याल है? रुपीज़ इन मिलियन। जी सेल्स, दो तरह की सेल्स हैं हमारे पास, मेन की भी और विमेन की भी। तो मेन की पहले अगर हम लें 1.2 मिलियन था टोटल। क्या ख्याल है? 1.2 मिलियन था टोटल। सो अगर हम देखें जी तो 1.2 मिलियन टोटल, उसका 60% जो है वो सेल होता है किस प्राइस पे? 1000 पे। क्या ख्याल है? इंटू 1000, और 1.2 मिलियन उसका 10% सेल होता है जी 4000 पे,
और 1.2 मिलियन उसका 30% सेल होता है जी किस पे, 2000 एवरेज पे। तो यहाँ से 3 फिगर लेके मुझे सिर्फ टोटल बता दीजिएगा कितना बनता है। आप यहाँ पे 3 फिगर्स ले लीजिएगा, कितनी कितनी बनती है। पहली फिगर बताइएगा कितनी है, इन मिलियन बता दें। 720 मिलियन सर। दूसरी फिगर बताइएगा। दूसरी फिगर बताइएगा। 480। तीसरी फिगर 720 सर। टोटल तीनों का मुझे बताइएगा कितना है, 1920। उसके बाद हम चले गए जी विमेन की तरफ, और विमेन की सेल जो है वो टोटल 5 लाख है, उसका 60% जो है वो सेल होता है 800 पे, और 5 लाख का 10% जो है वो सेल होता है हाईएस्ट पे मीन 2500 पे, और 5 लाख का 30% सेल होता है एवरेज, और एवरेज उसने बता दी जी 1200 है। तो मुझे प्लीज़ यहाँ से भी टोटल फिगर बस बता दें कितनी है, या तीनों ही बता दें। पहली फिगर कितनी है, 240। दूसरी 125। 180। टोटल कितना बन गया तीनों का, 545। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास शायद टोटल सेल आ जाएगी। क्या ख्याल है जी सर? टोटल सेल्स बताइएगा कितनी है। $2465 मिलियन। 2465 मिलियन हमारे पास टोटल सेल है। अब इसमें से हमने कॉस्ट लेस करनी है। क्या ख्याल है? सो लेस कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास शायद कमीशन कॉस्ट थी, कमीशन। और कमीशन देखिएगा हमने क्या वर्किंग की थी कमीशन की। कमीशन उसने कहा जी सेल का 30% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल होती है, और 20% हम उसको कमीशन देते हैं। तो सेल हमने निकाल ली है कितनी, 2465, और उसका पहले 30% लो और इंटू 20% जो है वो हम कमीशन देते हैं। तो देखिएगा कितनी अमाउंट बनती है, 147.9 माइनस कर दिया ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जी और नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट थी हमारे पास जी, नेक्स्ट कॉस्ट है कौन सी, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। क्या ख्याल है, जो हमने निकाल ली थी कितनी, 316.8। क्या ख्याल है, 22 इंटू 1.2 इंटू 12। सो फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास। कैसे निकाली हमने, 22 इंटू 1.2 मिलियन इंटू 12 मंथ्स, ये कितनी आई थी, 316.8 मिलियन। ठीक हो गया। उसके बाद अब वापस गए जी हमारे पास और कौन सी कॉस्ट है, कट। कट साइज़ का हमारे पास डिस्काउंट या लॉस है। क्या ख्याल है, तो कट साइज़ का डिस्काउंट या लॉस ले लेते हैं। डिस्काउंट ऑफ कट साइज़, और वो हमने कैसे वर्किंग उसकी की हमने, कि जो रिटेल आउटलेट है, सिर्फ जो रिटेल आउटलेट है उसकी सेल मीन सेल पे 70% अप्लाई करेंगे तो रिटेल आउटलेट की सेल आ जाएगी। 5% जो है वो जाती है, और किस प्राइस पे, 40% पे। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे हम, सेल हमारे पास है 2465, उसका पहले 70% लेंगे, फिर उसका 5% लेंगे, और फिर उसका 40% हम प्राइस ले लेंगे। तो कितनी अमाउंट बनी, 34.51 मिलियन। क्या कहला, जिसके बाद हमारे पास क्या है, शायद वेरिएबल कॉस्ट आ गई। यस, वेरिएबल कॉस्ट है, और आगे हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट और है फैक्ट्री की। सो वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जी है 120 मार्कअप पे। दिस मीन जो सेल की फिगर है हमारे पास वो कितनी है, 2465। इसको हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 220 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी।
टू कॉस्ट 100% है, मार्कअप उस पे 120% है, तो सेल कितनी हुई 220, दिस मीन ये सेल 2465 ये खुद 220 है और हमने 100% पे जाना है, मीन कॉस्ट पे जाना है। कितनी फिगर 1120.45 और हमारे पास एक लास्ट में रहेगी क्या, फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट। क्या कहला, फिक्स कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। सो फैक्ट्री कॉस्ट, और वो उसने कहा जी कि 45 एक है, 15 एक है, और है क्या पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे तो ये कितनी आई 720। ये भी हमने माइनस किया तो शायद हमारे पास अब प्रॉफिट आ जाएगा। कितना 125.35 मिलियन 34 मिलियन 1.25.34 मिलियन। कहानी ख़त्म हो गई। बस आज आपको इतना ही तंग करना था। इसको प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट कर लेना है। ये क्या है, हमारी बजटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ डेली बेसिस पे एक आध घंटा जितना भी टाइम हमें इसके लिए निकलता है वो निकाल के करते रहना है, ताकि पेपर के अंदर जो बजटिंग का क्वेश्चन आपको हवा नज़र आ रहा है वो हवा नज़र नहीं आना चाहिए। हमारी ICAP बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है और 2010 के पास पेपर का भी क्वेश्चन है। इसके अंदर स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की थी, एक तो ये मार्कअप में मिस्टेक की थी और दूसरा सेल्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी कि सेल्स किस प्राइस पे आपको कैलकुलेट करनी है। तो 60% इस प्राइस पे, 10% इस प्राइस पे, 30% इस प्राइस पे। और कुछ ने क्या किया था, ये जो डिस्काउंट है, कमीशन है, इसको उसके साथ अटैच करके नेट सेल निकाल ली और नीचे आके जब सेल पे आपने परसेंटेजेस अप्लाई करनी थी कट साइज़ में, तो वहाँ पे फिर आके फंस गए। तो इसलिए सेल को ग्रॉस भी लो, जितने भी इस पर डिस्काउंट हैं या ख़र्चे हैं या लॉसेस हैं वो सारे कहाँ पे, बाद में जाके अंडर दी हेड कॉस्ट जो है वो सेपरेट कैलकुलेट कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बजटिंग के ही कुछ और अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया। बस इसी तरह से 4-5 दिन और हमारा बजटिंग का एरिया चलता रहेगा, तो इतनी परेशानी नहीं है। बस ये आपने डेली 1 घंटा इसके लिए स्पेयर रखना है और क्वेश्चन एक दफ़ा ये मेरे साथ देख लिया है, उसके बाद खुद से एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लेना है। सो भाग जाओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सोल्यूशन ये आपके पास नोट्स में भी इसका होगा और ये आपने अगर कोई पिक्चर लेनी तो वो भी ले ले। बजटिंग हमारे मॉडल पेपर में 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है, 15 नंबर तक भी मैक्सिमम जा सकता है, अदरवाइज़ 8 से 15 नंबर आप माइंड में रखो। NPV अगर 10 नंबर कर दिया तो यहाँ से 15 नंबर हो सकते हैं। अगर NPV 12-15 नंबर का है तो फिर ये 10 नंबर का रखना पड़ेगा, क्योंकि 25 मार्क्स की ग्रिड है लास्ट 3 चैप्टर की, 15, 16, 17। अभी उसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नज़र आ रहा है कि शायद न्यूमेरिक क्वेश्चन उस पर बनना मुश्किल हो जाएगा। अदर बजटिंग या NPV को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसे, तो वहाँ पे कोई थ्योरी या MCQs में टेस्टिंग हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कैप 6 बजटिंग का एरिया हम कवर कर रहे थे। क्वेश्चन में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, लोटस के नाम से एक अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा ज़रा दिमाग खोल के बैठिएगा, थोड़ा औखा क्वेश्चन भी है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सौखा क्वेश्चन किया था, तो अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, एक दिन ईजी एक दिन औखा। हमारी ICAP बुक के में जो बजटिंग का चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन भी यही है और हमारे पास मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जस्ट फॉर 15 मार्क्स आपको क्या करना है, प्रिपेयर कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का आपको कैश बजट बनाना है, कोई मंथ शंथ में नहीं, सीधा बस कैश बजट। क्या करना है, रसीट्स लेनी है और पेमेंट्स लेनी है। क्या कहते हैं, यही कैश बजट होता है। हाँ, एज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शन अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर 360 days अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड।
और डेज आपने अगर कोई रेशियोज वगैरह कहीं पे डेज शेयर्स आएंगे डेटर क्रेडिटर तो आपने 360 डेज के अकॉर्डिंगली चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो बनाना है जी हमें कैश बजट। कंपनी का नाम क्या है? लोटस एंटरप्राइज। लोटस एंटरप्राइज का हम बनाने जा रहे हैं जी क्या, कैश बजट। कौन सी ईयर के लिए, कौन सी ईयर के लिए? ईयर मेंशन किया उसने, ईयर मेंशन किया है उसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 30 सितंबर 2016 का उसने कहा जी कि ये डेटा है, तो आपने जो है वो 2017 का बनाना है या बस ठीक है फॉर नेक्स्ट ईयर हमने बनाना है। और क्या करना है जी, कैश बजट में हमारे पास रिसीट्स होती हैं और हम उसमें से माइनस करते हैं पेमेंट्स, हमारे पास आ जाते हैं नेट कैश फ्लोस। ठीक हो गया। सो इतना को ये हम पेज जो है वो छोड़ देते हैं कैश बजट के लिए, बाकी आगे हमारी सारी कहानी अब चलेगी वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ठीक हो गया जी। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। कैश बजट हमें बनाना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been extracted from the projected financial statements of Lotus Enterprise for the year ending 30 September 2016। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये डेटा है, इसमें ये भी करंट इन फ्यूचर का ही है। ठीक हो गया, जहां से हमने बजट बनाना है। सेल 100% क्रेडिट कितनी, 3,000 मिलियन। सो 100% क्रेडिट सेल जो है वो इतनी है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 900 मिलियन। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ 98 मिलियन कितनी है, 158। ये क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या कहला है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो नेक्स्ट ईयर का अगर हमने बजट बनाना है तो नेक्स्ट ईयर की ये क्या बनेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। हाँ, नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री उसने कहा जिसके अंदर इंपोर्ट है कितनी, 98 की, टोटल 158 है, तो फिर लोकल कितनी होगी, 60 की लोकल होगी, 60 की लोकल होगी। क्या कह रहा है? सो कुछ चीज़ें हम अभी साथ साथ लिखते जाएं। क्या कह रहा है? ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है जी, इंपोर्ट का कितना 98 और लोकल कितना होगा फिर 60। ठीक हो गया। हाँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन उसने हमें दी हुई है 900 की। उसके बाद उसने कहा जी कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल 570 और फिक्स्ड इंक्लूडिंग 16 डेप्रिसिएशन है 40। दिस मीन अगर ये 40 में से डेप्रिसिएशन 16 निकाल दें तो बाकी फिक्स कितनी बचेगी, 24। साथ लिख लें साइड पे, लिख लें साथ साइड पे 24। क्या कहला? ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल 730 मिलियन और फिक्स्ड 120, जिसमें 27 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन 27 माइनस करके देखें कितनी बनेगी, बाकी 93। जो हमने अगर कैश बजट बनाना है तो हमें नॉन कैश आइटम को तो एक्सक्लूड करना है ना, इससे हम डेप्रिसिएशन को बीच में से निकाल के देख रहे हैं पीछे कितनी बचती है। ट्रेड क्रेडिटर्स 95, व्हाट इज दिस? ट्रेड क्रेडिटर्स 95, ट्रेड क्रेडिटर्स 95, इसका क्या मतलब हुआ? रॉ मटेरियल बाय किया है तो उसका कोई ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या कहला है? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर लेजर है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर लेजर है। हाँ, साल के एंड का, लेकिन हमने नेक्स्ट का बनाना है। मीन ये बना हुआ है तो हमने उससे नेक्स्ट का बनाना है। तो नेक्स्ट हमारा जो हमने बनाना है उसका ये क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिटर्स का। हाँ, एडवांस टू सप्लायर फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 30, मीन इंपोर्ट रॉ मटेरियल के सप्लायर को 30 का एडवांस भी दिया गया है। क्या कहला है? दिस मीन इसके साथ कोई 30 का एडवांस भी है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंस है 98 का,
और साथ कोई 30 का एडवांस भी दिया गया है फर्दर आगे जो आपने परचेजेस करनी है उससे रिलेटेड। ठीक हो गया। LE is in the process of preparing its budget for the next year. The relevant information is as under. Sales volume is projected to increase by 30%. Currently कितना था 3000 मिलियन, तो 30% से इंक्रीज होगा, क्या कह रहा है, तो इंटू 30% कर देंगे। ओके। In order to finance the additional working capital, the management has decided to adopt the following measures. Introduce cash sale at a discount of 2%. मीन अब हमारा बजट जिस साल में हम बनाने जा रहे हैं उसमें कैश सेल भी इंट्रोड्यूस होने जा रही है। मीन क्रेडिट सेल भी होगी, कैश सेल भी होगी। It is estimated that 20% of the customer would avail the discount, और 20% जो है वो डिस्काउंट अवेल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि 20% कैश सेल होगी टोटल का, और बाकी 80% क्या होगी, क्रेडिट सेल होगी। ये बात समझ आती है? हाँ, मतलब क्या हुआ, सेल जो है हमारी अभी करंटली जो है वो 3000 है, तो इंक्रीज होगी कितने से, 30% से। दिस मीन इंटू 1.3 कर दें, क्या करें, इंटू 1.3 कर दें, तो 30% से इंक्रीज होके कितनी बन गई, 3900 मिलियन। इसमें से क्रेडिट और कैश हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या कहला कि 20% जो है वो क्या होगी, कैश से, और बाकी 80% क्या होगी, क्रेडिट से। तो 20% जरा निकाल के फिगर मुझे दोगे, 780, और ये कितनी बनती है, 3120 मिलियन। लेकिन ये 780 में 2% डिस्काउंट हो के बाकी जो कैश रिसीव होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्या कहला है, तो इंटू 98% कर देते हैं, क्या बन गया, 764 मिलियन। मीन ये क्या हमने किया, डिस्काउंट जो है वो एट द रेट ऑफ 2% जो है वो माइनस करके, तो 98% हमने ले लिया। ये बात समझ आती है? मीन क्रेडिट सेल इतनी है, कैश सेल इतनी है। ओके, आगे चले। The present average collection period is 45 days. LE has decided to improve follow-up which would ensure collection within 40 days. अभी जो चल रहा था वो 45 डेज क्रेडिट पीरियड चल रहा था, लेकिन आगे जो है वो डिस्काउंट देने से कितना हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा। क्या ख्याल है? दिस मीन ये जो क्रेडिट सेल है इसमें से हमें कैश निकालना पड़ेगा डेटर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके। कैश सेल तो चलो मैं पता चल गई 764 है, 764 पूरी थी, 0.4 थी, 764.4, और क्रेडिट सेल हमें जो है वो निकालना पड़ेगा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर। क्या ख्याल है? और उसके लिए उसने हमें डेज दे दिए, और हमें पता है अगर डेज हों तो हम डेटर की फिगर भी निकाल सकते हैं। सेल इनटू डेज फ्रैक्शन, तो डेटर की फिगर भी आ जाती है। ये वर्किंग कैपिटल में हमने सीख लिया हुआ ऑलरेडी। क्या कह रहा है? तो यहाँ से अगर मैं डेटर का एक लेजर बनाने की कोशिश करूं, रिसीवेबल का लेजर बनाने की कोशिश करूं, इधर हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है, इधर कैरी डाउन बैलेंस होता है। जब एंट्री क्या होती है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्या ख्याल है, तो इधर हमारे पास सेल भी आ जाएगी, और वो मेरे ख्याल से 3120 में दी गई है। तो इधर से हम जो है वो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा। क्या ख्याल है? उससे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस ने बताया कि क्रेडिट सेल थी कितनी, इतनी, और कितने डेज थे, 45 डेज। तो ओपनिंग बैलेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, 3000 इंटू 45, और टोटल उसने कह दी कितने डेज हैं, 360। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस डेटर का आ गया कितना, 375।
ये बात समझ लगी कैसे मैंने निकाला? क्या ख्याल है? डेटर ओवर सेल इंटू 360 करने से हमारे पास डेटर डेज आते थे, तो क्या ख्याल है? तो वो डेज वाली अगर हम सेल में फ्रैक्शन अप्लाई कर दें तो हमारे पास डेटर भी आ सकते हैं। हाँ, क्लोजिंग भी निकाले जा सकते हैं। क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? ये जो हमारी सेल हुई है करंट, क्या ख्याल है? करंट सेल कितनी है? 3120। तो 3120 को इनटू अब डेज कितने करेंगे? 40 करेंगे, 45 करेंगे, 40 करेंगे, 40 करेंगे। तो क्लोजिंग निकालने के लिए हमें क्या करेंगे जी? 3120 जो हमारी सेल है करंट ईयर्स की इंटू 40 बाय 360 करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे। वो कितने? 34 नहीं पॉइंट में बताओ। 346.67। तो अब कैश मुझे बताइएगा कितना है? 3148.33। क्या कहला? तो ये दो फिगर तुम्हारे पास शायद रिसीट की आ गई। हाँ, कैश सेल कितनी है हमारे पास? रुपीज इन मिलियन। कैश सेल हमारी कितनी है सर? 764.4 मिलियन। 764.4 मिलियन। और रिसीट फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर्स, और वो हमारे पास आ गई कितनी? 3148.33। तो इसमें से हम क्या करते हैं, अब सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस उसमें एडजस्ट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कैश बजट हमारा बन जाएगा। क्या ख्याल है? पेमेंट्स के लिए उसने हमें एक फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम वही सारी पेमेंट्स लेंगे। चलें जी, ये काम हो गया। अब चलते हैं आगे, पेमेंट्स की बातें करते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 40% of the raw material consumed is imported which is paid in advance on placement of purchase order। मीन रॉ मटेरियल जो ऊपर 900 दिया गया है इसमें से 40% क्या है? इंपोर्टेड है। तो 60% क्या होगा? लोकल। पर रॉ मटेरियल कंजम्पशन करंट दी गई है ना 900। क्या ख्याल है? लेकिन हमें जो फ्यूचर की चाहिए वो क्या 900 चाहिए या 30% इंक्रीज करके चाहिए? हाँ, उसमें 40% क्या है? इंपोर्टेड होगा और 60% क्या होगा? फिर लोकल होगा। और ऊपर हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, इंपोर्टेड का भी और लोकल का भी। ओके, देखते हैं आगे। द डिलीवरी इज मेड विद इन 30 days आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। और विद इन 30 days आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर जो है डिलीवरी भी दी जाती है। मीन हम ऑर्डर करते हैं तो 30 days बाद डिलीवरी मिलती है। LE has negotiated with a foreign supplier and agreed that from next year payments would be made on receipt of the good। मतलब जब हमारी परचेज हुआ करेगी तभी हमारी पेमेंट हुआ करेगी। मीन अगर हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल परचेज निकाल लें तो हमारा पेमेंट निकल आएगी, कैश निकल आएगा। क्यों? हम उसी दिन ही पेमेंट करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकाला जाता है? उसके लिए तो हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए होती है। कंजम्पशन में क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ऐड करें, ओपनिंग माइनस करें तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज आता है। परचेज से फिर हम आगे जाते हैं पेमेंट्स की तरफ। कोई नई बातें तो नहीं है, हमने पहले की हुई हैं। कोई नई बातें तो नहीं है? क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल दो तरह का है, इंपोर्टेड और लोकल। तो यहाँ पे मैं उसकी वर्किंग के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, इंपोर्ट वाला भी और लोकल वाला भी। और इंपोर्ट वाला उसने कहा जी कितना है? 40% है। और लोकल वाला कितना है? 60%। और इंपोर्ट वाले की उसने कहा जी कि आप जो है वो क्या करते हो? पेमेंट करते हो परचेज की बेस पर, जिसमें अगर परचेजेस निकल आए तो हमारे पास सीधी पेमेंट निकल आएगी। लोकल का देखना पड़ेगा, अगर कोई डेज शेज हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लेजर बना के निकालेंगे।
ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। सो लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50 डेज। हाँ, इधर हमारे पास जो है वो क्रेडिटर पीरियड भी है, कितना? 50 डेज का। जिसमें हमें परचेजेस निकाल के उसको इसी तरह से क्रेडिटर के लेजर में लेके जाना पड़ेगा, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, परचेजेस उसमें फिट करके, तो फिर हमारे पास आ जाएगी कैश पेमेंट। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है? कंजम्पशन अभी हमारी कितनी है? 900, उसका 40% इंपोर्ट है और 60% लोकल है। आगे देखते हो। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, economies of scale would reduce variable conversion cost per unit by 5%। ऊपर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट दी गई है, कन्वर्जन कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स दोनों दी गई हैं। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी दी गई है? 570। वो कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ये डिक्रीज हो जाएगी कितने से? 5% से। क्या ख्याल है हमारे बजट में? Due to price increase, cost of raw material and all other costs excluding depreciation would increase by 10% and 8% respectively। ये क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल का 10% और बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं उनका 8%। रॉ मटेरियल का 10%, बाकी सारी कॉस्ट हैं उनका 8%। और ऊपर देखो तुम्हारे पास कन्वर्जन में वेरिएबल फिक्स आ रही है, ऑपरेटिंग में वेरिएबल फिक्स आ रही है, मीन ये चारों का 8% होगा। रॉ मटेरियल का 10% है इन्फ्लेशन। ठीक हो गया? एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट would remain the same, i.e. 25 days। अदर कॉस्ट कौन सी है सर? एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम, i.e. 25 डेज। और अदर कॉस्ट कौन सी हैं? कन्वर्जन और ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। मीन उनके भी हमें लेजर खोल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू फिर हमें पेमेंट्स निकालना पड़ेंगी। क्या ख्याल है? There is no opening and closing finished goods inventory। What is this? What is mean by this? There is no opening and closing finished goods inventory। मतलब क्या हुआ कि जो सेल है वही प्रोडक्शन है, जो सेल है वही प्रोडक्शन है। मीन प्रोडक्शन बजट आपको नहीं बनाना, आप हाँ वो ऑलरेडी बनाया। क्यों? सेल में हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड करके ओपनिंग को माइनस करके प्रोडक्शन यूनिट निकालते थे, तो वो नहीं बनाना आपको। तो कहता है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल as a percentage of raw material consumption would remain the same। Quantity of closing local and imported raw material as a percentage of raw material consumption would remain the same। उसने हमें raw material consumption 900 बताई, जिसका 40% इंपोर्टेड है और 60% क्या है? लोकल है। सो 900 का 40% जो है वो इंपोर्टेड है और 900 का 60% जो है वो लोकल है। उसने हमें इंपोर्टेड और लोकल की इन्वेंट्री क्लोजिंग बैलेंस भी बताए। 98 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है किसका? इंपोर्टेड का, और 60 है क्लोजिंग बैलेंस किसका? लोकल का। क्या ख्याल है? तो उसने कहा ये जो क्वांटिटी है क्लोजिंग रॉ मटेरियल की एज ए परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सेम रहेगी। मीन ये चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। 98 यूनिट सेम नहीं रहेंगे, इनकी परसेंटेज सेम रहेगी। और परसेंटेज सेम तब रहेगी जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम होगा। कैसे भी थोड़ी देर में देखते हैं। लास्टली वो कहता है जी LE uses FIFO मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज मीन बाय FIFO? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मीन पहले जो हमारे पास पड़े हैं वो पहले कंज्यूम होंगे, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा और फर्दर इन्वेंट्री हमें कितनी चाहिए। गेम ऑन है। हम अपने फॉर्मेट को देखें तो रिसीट्स हैं और पेमेंट्स में हमें शायद उसने कुछ डिटेल दे दी।
पेमेंट्स में देखो तो शायद क्वेश्चन में ही उसने आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। तो पेमेंट्स में क्या आएगा, एक तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल आएगा, क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट आएगा, रॉ मटेरियल लोकल आएगा, उसके बाद जी वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, उसके बाद जी फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, उसके बाद आपके पास वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी, और उसके बाद सर आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी। वो सारी ये पेमेंट्स तो क्रेडिटर्स ही होंगी क्योंकि इनके डेज हैं, ठीक है ना, इनके क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है ना, क्यों, इसके इनके 25 डेज हैं और इसके भी आगे इंपोर्ट के तो डेज नहीं हैं लेकिन लोकल के 50 डेज हैं, ठीक है ना। तो डेज के अकॉर्डिंगली पेमेंट्स आ जाएंगी, तुम्हारे पास टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी और रसीट्स में से पेमेंट्स को हम माइनस करेंगे, तुम्हारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, क्या ख्याल है। अब इसमें ये जो रॉ मटेरियल वाली बातें थोड़ी औखी हैं, तो हम पहले इजी वाली बातें कवर कर लें, वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड कन्वर्जन, वेरिएबल ऑपरेटिंग और फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ठीक हो गया। आइएगा ज़रा वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट जो आपको दी गई है सर, क्वेश्चन में कितनी दी गई है आपको, 570 की, क्या ख्याल है। और अगर सेल इंक्रीज होनी है तो ये भी इंक्रीज होनी है, कितने परसेंट से, 30% से, क्या ख्याल है। सो 570 है और इंटू 1.30 मीन 30% इंक्रीज होनी है, लेकिन साथ उसने कहा कि ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल शायद ये 5% कम भी होगी, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल 5% कम भी होगी, तो इंटू 95% कर दूं मैं, क्या ख्याल है। तो ये टोटल कितनी बनी, 703.95 मिलियन। मीन इतनी जो है वो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है हमारी, दोबारा चेक कर लीजिएगा, हाँ यही सर। अच्छा, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो नहीं था इसके ऊपर, कितना, वो कितना इम्पैक्ट है, इंटू 1.08 कर दें हम, इन्फ्लेशन के साथ आ जाएगी बाद में कितनी, 760.266 मिलियन। दिस मीन ये क्या है, हमारी कॉस्ट है। लेकिन उसने कहा जी कि इसके कुछ क्रेडिट पीरियड्स भी हैं, और वो कितने हैं, एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट में रॉ मटेरियल को छोड़ के 25 डेज बाद पेमेंट आप करते हो, क्या कह रहा है। इसका ताल्लुक डेटर के साथ है, क्रेडिटर के साथ है, इसका ताल्लुक डेटर के साथ है, क्रेडिटर के साथ है, क्रेडिटर्स के साथ है। तो एक क्रेडिटर अकाउंट अगर हम इसका खोलें तो ब्रॉड डाउन बैलेंस इधर आएगा, कैरी डाउन इधर आएगा। परचेजेस जब हम करेंगे तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्या कहला है। और यहाँ पे हमारे पास कोई कैश की फिगर आएगी जो हमें वहाँ पे लेके जानी चाहिए। ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका देखिएगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, जो स्टार्ट वाली फिगर थी वो इसकी कितनी थी, हमारे पास स्टार्ट वाली फिगर 570 थी, क्या कह रहा है, 570 थी। तो 570 के अकॉर्डिंग हम ब्रॉड डाउन बैलेंस निकाल सकते हैं, कितने डेज हैं, 25/360, तुम्हारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा कितना, ना 39.58 ये क्रेडिटर्स की ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी निकाला जा सकता है सर, 760.266 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360, 52.8। और परचेजेस हमने निकाल ली कितनी, 760.266। तो मुझे कैश की फिगर दे देंगे कितनी बनेगी इसकी,
747.04। ये क्या आ गया? कैश की फिगर आ गई जो हमने उठा के, तो यहाँ पे लिखनी है वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 747.04। क्या ख्याल है? मीन वेरिएबल पिछली इतनी थी तो करंट 30% इंक्रीज करके बाकी साथ 5% का डिस्काउंट भी होगा, तो साथ इन्फ्लेशन भी है, तो ये अमाउंट बनेगी कॉस्ट। क्या कह रहा है? जो PNL में चार्ज होगी। लेकिन हमने देखना है कि हमने पेमेंट जो है वो कितनी करनी है, कैश कितना इसके अगेंस्ट जाएगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग में से हमने एडजस्ट करके वो कैश निकाल लिया। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं सर? फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट का भी निकाल सकते हैं। हाँ, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे सर? देखिए कितनी थी, कितनी फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट आपको दी गई है, कितनी फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट 40 दी गई है, जिसमें 16 डेप्रिसिएशन, 16 डेप्रिसिएशन को निकाल दो तो पीछे आपके पास कॉस्ट कितनी बच गई? 24 इंटू 1.08 इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के देखो कितनी बनी? 25.92 मिलियन। अब इसका भी लेजर खोल दो इसी तरह से। ब्रॉड डाउन बैलेंस कैसे निकालेंगे? 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360 से। और कैरी डाउन बैलेंस ये कैसे निकलेगा सर? 25.92 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360 से। और आपके पास जो परचेजेस दी गई हैं, जो कॉस्ट दी गई है, वो दी गई है 25.92 की। तो ये दोनों बैलेंस बता के मुझे यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैश दे दें प्लीज़। 1.67 ओपनिंग, क्लोजिंग दीजिएगा 1.8। तो कैश दे दे मुझे 25.79। तो उठा के यहाँ पे लिख दो। ये भी जितने नंबर लिए जाते हैं उतने तो लेते जाओ साथ साथ। क्या ख्याल है? तो प्लीज़ नेक्स्ट दो फिगर्स मुझे प्लीज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड फिगर निकाल के दे देंगे। क्या ख्याल है? वेरिएबल देखो यूनिट्स के साथ भी इंक्रीज होनी है, वेरिएबल यूनिट्स के साथ भी इंक्रीज होनी है, फिक्स्ड यूनिट्स के साथ इंक्रीज नहीं होनी, इस पर सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना है। सो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दी गई हमें क्वेश्चन के अंदर? सॉरी कितनी दी गई सर? 730 की दी गई है, 730। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट है जी हमारी कितनी? 730 इंटू 1.3 इंटू 1.08 इन्फ्लेशन भी ले लो, कितना बन गया? 1024.92। तब इसका भी क्रेडिटर का लेजर खोलो तो ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 730 इंटू 25 डिवाइड बाई 360 से। और कैरी डाउन बैलेंस आपका निकलेगा 1024.92 इंटू 25 डिवाइड बाई 360 से। और आपकी जो कॉस्ट PNL को चार्ज हुई है वो 1024.92 चार्ज हुई है। तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे कैश का बैलेंस आपने देना है। 50.69 और क्लोजिंग ओपनिंग 71.175। तो कैश दे दें मुझे कितना है? 1004.435। क्या ख्याल है? ये भी उठा के लिख दे वहाँ पे 1004.435। तब फिक्स्ड ऑपरेटिंग भी निकाल दो इसी तरह से।
कॉस्ट देखिएगा जी कितनी थी डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके, 120 में से 27 माइनस की तो पीछे कितनी बनी थी 93। सो 93 उस पे 1.08 इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके कितनी बनी 100.44। सो ब्रॉड डाउन बैलेंस निकलेगा जी 93 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360 से कॉस्ट आपकी जो है वो आ गई 100.44 और क्लोजिंग बैलेंस वही जो आपकी कॉस्ट आई है उसी का 25 डेज़ बाद आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ से आपके पास कैश की फिगर इसकी भी आ जाएगी। 458। क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? 6.975। तो सर मुझे ये बता दीजिएगा 99.92 उठा के ये भी ले जाओ यहाँ पे। हाँ सॉरी 100 नहीं 360 सॉरी 360। जी आ जाए आगे। अब रॉ मटेरियल पे आ जाए, क्या ख्याल है? 40% इम्पोर्ट है, 60% लोकल है। और इंपोर्ट का उसने कहा जी कोई आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है 90 का, इंपोर्ट का कोई 30 आपने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट भी की हुई है, एडवांस टू सप्लायर फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ख्याल है? तो आपको देखना पड़ेगी आपकी कंजम्पशन है कितनी, उसमें से फिर देखना पड़ेगी कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, कितना आपने एडवांस पेमेंट की हुई है। तो बाकी फिर देखना पड़ेगा कि फर्दर जो है आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। सो आइए देखिएगा ज़रा क्या करने जा रहे हैं। पहले हम निकालने जा रहे हैं जी रॉ मटेरियल कंजम्पशन बिफोर प्राइस चेंज। क्यों? जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो तो सिर्फ करंट पे आना है ना, पीछे जो आपने पेमेंट एडवांस कर दी है या आपने कोई बैलेंस आ रहा है ओपनिंग, उस पर तो इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। क्या कहला? सो वो हम निकालेंगे जी। कैसे निकालेंगे? हमारे पास 900 टोटल कंजम्पशन है और उसका 40% हमने लेना है और इंटू 1.3 करना है। कितना बनता है? 468 मिलियन। 468 मिलियन। अब इस 468 का देखिएगा ज़रा, कुछ हमारे पास जो है वो ओपनिंग बैलेंस आएगा कितना 98 का। क्या कहला है? ओपनिंग बैलेंस, और वो कितना है 98 का। कुछ हमने ऑलरेडी जो है वो एडवांस भी दिया हुआ है जिसका हमें आना है, और वो कितना आना है 30। तो फर्दर हमें कितना चाहिए? सो फर्दर रिक्वायर्ड कितना 468 माइनस 98 माइनस 30। क्यों? उसने कहा FIFO बेसिस पे आपने चलना है, जो पहले है वो पहले यूज करना है। तो फर्दर आपको सर कितना चाहिए? फर्दर आपको कितना चाहिए? 340 का आपको फर्दर चाहिए। अब ये जो 98 है, क्या इसके ऊपर कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आना है? नहीं, वो तो एज इट इज आना है ना, वो तो ऑलरेडी बाय हो चुका था। क्या ख्याल है? तो ये जो है ये तो चलना है एट करंट प्राइस, मीन जो ऑलरेडी थी, और ये भी चलना है एट करंट प्राइस जो ऑलरेडी थी। हाँ, ये जो है ये चलना है एट न्यू प्राइस, और न्यू प्राइस इसकी क्या है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना है? 10%। 10% रॉ मटेरियल पे, 10% अदर कॉस्ट पे 8% था। रॉ मटेरियल पे 10%, अदर पे 8% था। क्या ख्याल है?
दिस मीन रॉ मटेरियल कंजम्पशन आफ्टर प्राइस चेंज, हमें कितना चाहिए आफ्टर प्राइस चेंज? 98 प्लस 30 प्लस 340 इंटू 1.10 इन्फ्लेशन के साथ कितना? 502 मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह और ले रहा हूँ, लोकल के हम आगे कहीं और वर्किंग करेंगे, इसी के आगे नीचे। सो 502 जो है वो आपको क्या चाहिए जी? रॉ मटेरियल कंजम्पशन है आपकी आफ्टर प्राइस चेंज। अब इसमें हम क्या करते हैं? क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं, ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो हमारे पास परचेजेस आ जाती है। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 502। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज क्या ख्याल है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। उसने नीचे एक बात की, सेकंड लास्ट बात, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन में हमने जो चेंज किया है वो सिर्फ क्या किया है? 1.3 का चेंज किया ना। तो क्या कह रहा है? तो वही 98 के साथ हम 1.3 का ही क्या करेंगे? एक तो इंक्रीज और शो करेंगे, और साथ हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी लेना है 1.1 का। क्या ख्याल है? तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हम कैसे निकालेंगे सर? 98 इंटू 1.3 इंटू 1.1, ये कितना बनता है? 140.14। ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या है वो आपको दिया गया, शायद कितना था? 98 का। तो आपके पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल परचेज कितना? 544.14। अब आपने जाना है परचेज से पेमेंट की तरफ। क्यों? मैं वहां पे क्या चाहिए सर? पेमेंट। क्या इसमें कोई डेज का जिक्र है या इंपोर्ट उसने कहा कैश बेसिस पे होगी? तो क्या यही पेमेंट भी होगी, या जो 30 आपने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है वो माइनस करके पेमेंट होगी? वो माइनस करके आपकी पेमेंट निकलेगी। क्या ख्याल है? तो इसमें से हम क्या करेंगे? एडवांस जो है वो कितना था? 30 का, वो माइनस करेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 514.14। ये क्या बनेगी? पेमेंट। ये बात समझ आई? 5 बेसिस पे मीन हमें कितना कंजम्पशन चाहिए बिफोर प्राइस चेंज? तो वो हमें चाहिए जी 468। क्यों? 900 पिछला था, उसका 40% इंपोर्ट होता है, लेकिन अब आगे हमें 1.3 एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो 468 हमारी कंजम्पशन है, लेकिन बिफोर प्राइस चेंज। हाँ, इस 468 में 98 ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, 30 का हमने एडवांस भी दिया हुआ है। क्या कहला है? तो फर्दर हमें जो है वो और कितना रिक्वायर है? तो वो 340 रिक्वायर है। लेकिन ये जो फर्दर रिक्वायर है इस पे इन्फ्लेशन होगा, पिछले पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो हमने देख लीजिए हमारी आफ्टर प्राइस चेंज कंजम्पशन है कितनी? 502। और ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है इसमें हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं। हमारी बेसिक यही कहती है तुम्हारे पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाती है, तो वो आ गई। अब हमने देखना है पेमेंट कितनी होगी। तो 30 एडवांस दिया है, तो बाकी पेमेंट कितनी होगी? 514.14। 514.14। अब बात आ गई किसकी जी? लोकल की। ये मिटा दूं मैं? लोकल देखिएगा जी, लोकल को देखिएगा 60%।
क्या कहला है 60%. दिस मीन रॉ मटेरियल यूजेज बिफोर प्राइस चेंज कितनी बनेगी इसकी? तो बिफोर प्राइस चेंज सर बनेगी 900 इंटू 60% और इंटू क्या करना है आपने 1.3 करना है, तो कितना बना 702 मिलियन. क्या इसमें भी कोई ओपनिंग बैलेंस है आपके पास? वो कितना है सर? 60 का शायद दिया गया था, 60 का दिया गया था, कुछ और दिया. हाँ 158 में से 98 माइनस कर दिया था, 60 का दिया गया था. कोई एडवांस तो नहीं है इसके अंदर. तो आपको फर्दर फिर रिक्वायर्ड कितना है? 642. फर्दर रिक्वायर्ड कितना है? 702 माइनस 60, तो आपको कितना चाहिए? 642 मिलियन का. क्या कहला 642 आपको सर फर्दर चाहिए. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आफ्टर प्राइस चेंज क्या होगा? क्यों, ये तो करंट प्राइस भी चलेगा ना. क्या कहला, ये तो करंट प्राइस भी चलेगा, लेकिन ये जो है ये चलेगा एट न्यू प्राइस. न्यू प्राइस मीन आफ्टर इन्फ्लेशन. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सर कितना है देखिएगा 60 प्लस 642 इंटू 1.10 766.2. इसमें हम क्या करेंगे जी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे और ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा. क्या कहला क्लोजिंग रॉ मटेरियल सर वही उसने कहा कि परसेंटेज आपको सेम रखनी है, तो वो क्या होगा 60 इंटू 1.3 इंटू 1.10 के अकॉर्डिंगली कितनी फिगर बनती है? 85.8. ओपनिंग कितना है सर? ओपनिंग 60 सर. तो आपके पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल परचेज कितना? रॉ मटेरियल परचेज कितना? 792. क्या यही पेमेंट भी है या कोई डेज शेज का चक्कर है? डेज शेज का चक्कर है, डेज का चक्कर है. कितने डेज हैं सर? उसने बताया आपको कहीं पे स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड 50 डेज. तो लेजर खोल लो. क्या ख्याल है, लेजर खोल लो, ओपनिंग क्लोजिंग निकालो, परचेजेस आपके पास है तो कैश निकल आएगा. ये लें जी, क्रेडिटर का लेजर खोला, इसका आपने ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट परचेजेस. तो परचेजेस आपके पास है 792. ब्रॉड डाउन हम निकाल लेते हैं. सर कितने से ब्रॉड डाउन निकालोगे आप इसका बैलेंस? ब्रॉड डाउन कैसे निकालोगे सर? ब्रॉड डाउन कैसे निकालोगे? कहीं आपको गिवन तो नहीं कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका? कहीं ब्रॉड डाउन बैलेंस आपको गिवन तो नहीं क्वेश्चन के अंदर? ट्रेड क्रेडिटर्स, लोकल परचेजेस कितना 95. तो वो तो सीधा सीधा ही यहाँ पे आ जाना है सर. कैरी डाउन आपको निकालना पड़ेगा. कैसे? 792 इंटू 50 दिन है आपके पास इसके, डिवाइडेड बाई 360 करके, तो यहाँ पे आपके पास सर कैश की फिगर आ जाएगी 110. तो ये कितना आ गया? तो उठा के रख दो यहाँ पे 777. तो उसके बाद आपके पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे सर कितने?
744.405। एक आध शहादत और दे दें। यस सर, ठीक है। पॉइंट 145 405। मुझे 07 या 085 मिला था। आप अपना देख लें, एक और शहादत दे लें। चेक कर लें, सारे फिगर चेक कर लें। 744.1 आ रहा है आपका? नहीं सर, मैंने गलत हमने कैलकुलेशन कर सर आपका क्या है? सर 744.145। 145। चलो जी 145 कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो हमारे पास तो नहीं था ना कैश का? क्या ख्याल है, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था, बस यहीं तक हमारा कैश बजट प्रिपेयर हो गया। ये वाला जो एरिया था ये थोड़ा औखा था, रॉ मटेरियल वाला। इंपोर्ट का, और ये हमारा लोकल रॉ मटेरियल का एरिया। क्यों बातें इसकी स्टार्ट से लेकर पॉइंट 1 के अंदर भी बातें आई, नीचे जाके फिर उसने जो है वो 0.45 में फिर इनकी बातें कर दी 0.67 में। मेन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बस यही एक एडजस्टमेंट थी, इंपोर्टेड और लोकल रॉ मटेरियल की आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। कोशिश करें, इसको एक दफ़ा अटेम्प्ट करें। होपफुली नेक्स्ट क्लास में किसी और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। क्या ख्याल है?